एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल इजी सॉल्यूशंस। कैसे हैं आप सब लोग? होपफुली सब लोग बहुत अच्छे होंगे। सो गाइज, आज की वीडियो में हम करने वाले हैं वन शॉर्ट रिवीजन ऑफ रिप्रोडक्टिव सिस्टम, हाउ टू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस। इसके बारे में हम कंप्लीट नॉलेज आज लेने वाले हैं कि किस तरीके से चीजें वर्क करती है, क्या क्या प्रोसेस रहता है और क्या क्या आप लोगों को इस चैप्टर में पढ़ना है। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को बताती हूँ कि जो चैप्टर है आप लोगों का, ये आज पूरा तो नहीं हो पाएगा, मतलब वन शॉर्ट रिवीजन तो ये है बट कंप्लीट चैप्टर का नहीं है। ये चैप्टर हम दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो आज की वीडियो में हम सिर्फ कवर करेंगे कौन सा वाला पार्ट, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन वाला पार्ट हम आज की वीडियो में कवर करेंगे, एंड जिसका सेकंड वाला पार्ट होगा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, वो इसके बाद आएगा। तो चलिए अभी मजा आएगा ना भिड़ो। सो गाइज, आप सभी को पता है कि किसी भी पर्सन को अगर अपनी स्पीशीज को जिंदा रखना है, कोई भी स्पीशीज चाहती है कि वो हमेशा के लिए धरती पे रहे, तो उनके पास में दो ही तरीके होते हैं। या तो वो क्या हो जाए, इमॉर्टल हो जाए, मतलब कभी ना मरे, अमर अजर हो जाए ऐसा कुछ, या फिर वो क्या करे, रिप्रोडक्शन करे। तो एक ह्यूमन के पास में, एनिमल्स के पास में, इवन प्लांट्स के पास में, बहुत सारे क्या सभी ऑर्गेनिज्म के पास में एक ही रास्ता बचता है कि हम इमॉर्टल तो नहीं हो सकते, तो हमारे पास में क्या रास्ता बचता है, रिप्रोडक्शन का रास्ता बचता है। तो किसी भी स्पीशीज के पास में एक ही रास्ता बचता है रिप्रोडक्शन का, अपनी स्पीशीज को क्या करने के लिए, अलाइव रखने के लिए, राइट। तो इसीलिए रिप्रोडक्शन करना जरूरी है। यहां तक आप लोगों को बात समझ में आ गई। अब एक इसी चीज को लेकर ना दो बातों में लोग कंफ्यूज रहते हैं कि रिप्रोडक्शन एक लाइफ प्रोसेस है या फिर लाइफ प्रोसेस नहीं है। तो देखो, आप इस चीज को इतना सिंपली समझिए, लाइफ प्रोसेस क्या होता है, लाइफ प्रोसेस आर दोज प्रोसेसेस विच आर नॉट इन योर कंट्रोल, जो हमारे कंट्रोल में नहीं है, विच इज नेसेसरी टू अ लाइफ, वो जिंदा रहने के लिए जरूरी है। बट रिप्रोडक्शन करना जिंदा रहने के लिए, मतलब जरूरी नहीं है कि आप रिप्रोडक्शन नहीं कर रहा है कोई पर्सन तो वो जिंदा नहीं रह पाएगा। कोई भी स्पीशीज अगर रिप्रोडक्शन नहीं कर रही है तो वो जिंदा नहीं रह पाएगी, ऐसा नहीं है। जो चीजें हमारे कंट्रोल में है, दीज आर नॉट इंक्लूडेड इन लाइफ प्रोसेसेस, right? Like respiratory system, digestive system, these are not in your control, but reproduction is in our control. So this is not a life process, okay? This is only essential thing to alive your species for long time. Okay, यहाँ तक बात समझ में आ गई। अब आता है कि रिप्रोडक्शन हमारे पास में कितने पार्ट्स में डिवाइड है। तो रिप्रोडक्शन दो पार्ट में डिवाइड होता है, फर्स्ट इज एसेक्सुअल एंड सेकंड वन इज सेक्सुअल। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है, जिसके अंदर सिंगल पेरेंट इन्वॉल्व होता है। ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट चीज आप लोगों को देखनी है। जिसके अंदर सिंगल पेरेंट इन्वॉल्व होगा वो क्या होगा, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। और जहां पर बोथ पेरेंट यानी कि दो पेरेंट इन्वॉल्व होंगे उसको हम क्या बोलते हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। जैसा कि आप लोग जैसे कि अगर बचपन में कार्टून देखते थे ना, तो कार्टून डोरेमोन अगर आप लोगों ने देखा होगा, मतलब बहुत बच्चों का मोस्ट फेवरेट ही कार्टून होता था डोरेमोन। इसके अंदर अगर आप लोगों ने देखा होगा तो वहां पर एक क्लोन बनाया जाता था, राइट? क्लोन बनाते थे ना, नोबिता को होमवर्क नहीं करना होता था तो वो डोरेमोन को बोलता था कि भाई मेरा क्लोन बना दे, वो होमवर्क करेगा, वैसा करके। तो क्लोन आप लोगों ने देखा होगा। बस बिल्कुल वैसी ही बात चलती है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर, कि जहां पर क्या बनाया जाता है, एक पर्सन का क्लोन बनाया जाता है, हूबहू वैसा का वैसा पर्सन क्या होता है, बनाया जाता है। तो उस रिप्रोडक्शन को हम बोलते हैं एसेक्सुअल। यहां पर गाइस क्लोन क्यों बनता है, क्लोन यहां पर इसलिए बनता है क्योंकि इसके अंदर सिंगल पेरेंट इन्वॉल्व है, बोथ पेरेंट्स इन्वॉल्व नहीं है। जब दो पेरेंट्स इन्वॉल्व होंगे तो दोनों के क्या होंगे, 50-50 या 40-50 या 30-70 जितना भी रेशो रहेगा, उस तरीके से कैरेक्टरिस्टिक्स जो होंगे वो एक बच्चे के अंदर आएंगे, राइट? बट क्योंकि यहां पर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन सेक्सुअल नहीं है, एसेक्सुअल, इसके अंदर सिर्फ सिंगल पेरेंट इन्वॉल्व है, तो यहाँ पर क्लोन बनाया जाएगा। अब अगर हम बात करते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की, हालांकि इसके बारे में डिटेल वीडियो हम सेकंड वीडियो दोबारा लेकर के आऊंगी मैं, उसके अंदर मैं आपको कंप्लीट मेल फीमेल के रिप्रोडक्टिव पार्ट्स के बारे में बताऊंगी और फ्लावर के बारे में बताऊंगी कि फ्लावर्स भी किस तरीके से बाइसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं, उसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। फिलहाल आप लोग इतना जान लीजिए कि जिस प्रोसेस में बोथ पेरेंट्स इन्वॉल्व होते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, उस प्रोसेस को हम बोलते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, राइट? बात आ गई सबके समझ में? आज की वीडियो में हम करने वाले हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है मैंने बता दिया है, जहां पर एक क्लोन बनाया जाता है, हूबहू एक फोटोकॉपी टाइप्स तैयार किया जाता है, तो उसको हम एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन बोलते हैं। बहुत सारे ऑर्गेनिज्म होते हैं जो क्या करते हैं, जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं, ठीक है? अब एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन को समझने से पहले आप एक बार एक छोटी सी प्रोसेस समझ लीजिए, माइटोसिस एंड मियोसिस।
इसके बारे में भी हम डिटेल वीडियो, हम जब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करेंगे तभी हम डिटेल वीडियो करेंगे। बट एक बार मैं आप लोगों को थोड़ा सा बता देती हूँ, जब हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात कर रहे हैं जहां पर बोथ यानी दो पेरेंट्स इन्वॉल्व है, तो वहां पर क्या होता है, मेल एंड फीमेल, और इन दोनों से क्या बन रहा है, एक एक चाइल्ड बन रहा है। ठीक है, अब देखिए एक चीज यहां पर, अब जो मेल गैमेट्स और फीमेल गैमेट्स होते हैं इनके अंदर होते हैं क्रोमोसोम्स। कितने क्रोमोसोम्स प्रेजेंट होते हैं ह्यूमन के अंदर, 46 क्रोमोसोम प्रेजेंट होते हैं। फीमेल में भी 46 क्रोमोसोम प्रेजेंट होंगे और मेल में भी क्या होंगे, 46 क्रोमोसोम ही प्रेजेंट होंगे। अब अगर एक हर इंडिविजुअल के अंदर 46 क्रोमोसोम ही प्रेजेंट है तो बहुत नॉर्मल सी बात है कि जो बच्चा होगा उसके अंदर भी कितने क्रोमोसोम होने चाहिए, 46 क्रोमोसोम होने चाहिए, क्योंकि उसके अंदर अगर इन दोनों का हम 46 ऐड करें तो 92 क्रोमोसोम हो जाएंगे, विच इज नॉट पॉसिबल। इस तरीके से तो क्या होगा, जो क्रोमोसोम है बढ़ते ही जाएंगे, बट ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं है कि क्रोमोसोम्स बढ़े। क्रोमोसोम्स तो हमेशा कितने रहेंगे, 46 ही रहेंगे। तो क्या होगा, मेल के पास में अगर n क्रोमोसोम है, फीमेल के पास में n क्रोमोसोम है, तो ये दोनों जो चाइल्ड होगा उसको कितने कितने क्रोमोसोम देंगे, n/2 एंड n/2, लाइक 23 फ्रॉम मेल साइड एंड 23 फॉर फीमेल साइड। तो कितने क्रोमोसोम हो गए, 46 क्रोमोसोम हो गए, क्योंकि क्रोमोसोम का नंबर जो है वो कभी भी इंक्रीज और डिक्रीज नहीं करेगा, वो हर इंडिविजुअल पर्सन के अंदर एक जैसा रहना चाहिए, हर ऑर्गेनिज्म के अंदर। तो बिल्कुल वैसी ही बात है यहां पर भी, जस्ट अ सेकेंड, हाँ जी, तो बिल्कुल वैसी ही बात यहां पर है जब हम एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात कर रहे हैं, जहां पर क्या है, एक सिंगल पेरेंट इन्वॉल्व है, मतलब एक स्पीशीज से दूसरी स्पीशीज बनाई जा रही है, सेम स्पीशीज एक स्पीशीज से अपनी स्पीशीज को बढ़ाया जा रहा है। अगर एक फॉर एग्जांपल ये एक मेरे पास में ए ऑर्गेनिज्म है, इसके पास में एन क्रोमोसोम है और इसने सेक्सुअल नहीं किया, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन किया और क्या बनाया, बी ऑर्गेनिज्म को बना दिया। ठीक है, जो कि इसका बिल्कुल क्या होगा, क्लोन होगा, एक जैसा दिखेगा। जैसे कि आलू, गोभी है ना, सब्जियां देखते हो ना आप लोग, सब्जियां जैसी कैसे दिखती है, सब सब्जियां एक जैसी दिखती हैं। ऐसा तो नहीं है कि ये आलू थोड़ा अलग दिख रहा है, ये आलू थोड़ा अलग दिख रहा है, थोड़ा शेप में फर्क आता है, बट सब एक जैसे ही होते हैं, मतलब सबका टेस्ट, सबकी कैरेक्टरिस्टिक, सबकी प्रॉपर्टीज सब बिल्कुल हूबहू होती है। तो बिल्कुल ऐसा ही कुछ। ठीक है, तो जब इसके अंदर एन क्रोमोसोम है तो जब ये रिप्रोडक्शन करेगा तो क्या ये अपने क्रोमोसोम्स को हाफ करेगा? अगर ये हाफ करेगा तो इसके पास में कितने क्रोमोसोम आएंगे, n/2 क्रोमोसोम आएंगे। अगर ये डबल करेगा तो कितने आएंगे, 2n आएंगे। लेकिन हर ऑर्गेनिज्म के पास में क्रोमोसोम का नंबर कितना होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बताती हूँ, अमीबा है मेरे पास में, फॉर एग्जाम्पल अमीबा के पास में मान लिया मैंने कितने क्रोमोसोम है, n क्रोमोसोम है। ठीक है, अब अगर अमीबा से रिप्रोडक्शन होकर के एक सेकंड अमीबा बन रहा है तो उस अमीबा में भी तो n क्रोमोसोम ही होने चाहिए ना। ये ए अमीबा और बी अमीबा दोनों अलग अलग थोड़ी ना है तो अमीबा, तो दोनों के अंदर जो नंबर ऑफ क्रोमोसोम है वो कितने होने चाहिए, बराबर होने चाहिए। हाँ जी, बहुत सिंपल बात है, कुछ ज्यादा रॉकेट साइंस नहीं बताया मैंने, तो बहुत सिंपल सी बात यहां से समझ आ रही है कि जब ए रिप्रोडक्शन करेगा तो वो कितने क्रोमोसोम को डिवाइड करेगा, कितने को भी नहीं करेगा, वो मल्टीप्लाई बाय 1 होकर के एन क्रोमोसोम में ही कन्वर्ट होगा। तो वहां पर जितने क्रोमोसोम ए के पास में उतने के उतने क्रोमोसोम कहां जाएंगे, बी के पास में जाएंगे। वहां ना तो क्रोमोसोम का नंबर हाफ होगा ना डबल होगा। आगे बात समझ में, क्रोमोसोम्स की पूरी कहानी समझ में आ गई। तो एक सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में अगर आप लोगों से पूछा जाए कि क्रोमोसोम कितने डिवाइड करते हैं, तो क्रोमोसोम डिवाइड नहीं करते हैं, वो इक्वल नंबर में क्या होते हैं, ट्रांसफर किए जाते हैं फ्रॉम वन टू अनदर। ठीक है, फ्रॉम पेरेंट टू देयर चाइल्ड। बहुत सिंपल सी बात थी, बहुत छोटी सी बात थी, कई बार समझ में नहीं आती है। फॉर एग्जांपल अगर आप लोगों को बोल दिया कि अमीबा के पास में n नंबर ऑफ क्रोमोसोम है, अगर अमीबा ने क्या किया, रिप्रोडक्शन किया, तो बी के पास में कितने नंबर ऑफ क्रोमोसोम होंगे, ये अमीबा ए है और ये अमीबा बी है, तो बी के पास में कितने होंगे, तो n ही होंगे। बहुत सिंपल सी बात है, हाफ नहीं होगा, मल्टीप्लाई बाय 1 होगा। नेक्स्ट देखिए, ये एक प्यारा सा आप वीडियो देखिए, इसके अंदर क्या है कि एक अकेला था बेचारा, ये बिल्कुल अकेला सोच रहा था कि मैं अकेला क्या करूं, तो इसने अपने से ही क्या बना दिया, अपना एक क्लोन बना दिया। तो इतने तेजस्वी लोग हैं हमारे पास। कुछ इसी तरीके से एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, एक ऑर्गेनिज्म अपना ही क्लोन तैयार करता है अपने ही द्वारा, उसको किसी पार्टनर की जरूरत नहीं होता है, वो अकेला अपना क्लोन बनाता है, रिप्रोडक्शन करता है और उसी के अंदर मेल और फीमेल दोनों के क्या पाए जाते हैं, गैमेट्स पाए जाते हैं।
एक ऑर्गेनिज्म के अंदर मेल और फीमेल दोनों की कैरेक्टरिस्टिक्स प्रेजेंट होती है, तो उनको सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं करना पड़ता, वो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं और अपने से ही अपना क्लोन बनाते हैं। मजा आया। गॉट इट? तो बात करेंगे एक एक करके कि क्या क्या प्रोसेस है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर, कौन कौन से मोड ऑफ रिप्रोडक्शन है, कौन कौन से ऑर्गेनिज्म है जो इस मोड ऑफ रिप्रोडक्शन का यूज करके क्या करते हैं, रिप्रोड्यूस करते हैं, अपने ऑर्गेनिज्म अपने स्पीशीज को आगे बढ़ाते हैं। तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की डेफिनेशन मैं आप लोगों को ऑलरेडी बता चुकी हूं। इट इज द प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन इन विच सिंगल पेरेंट इन्वॉल्व, जिसके अंदर सिंगल पेरेंट इन्वॉल्व होता है उसको हम क्या बोलते हैं, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन बोलते हैं। गाइज आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों को एक बार बता देती हूँ कि आप सभी लोग वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। इतना तो आप लोगों को करना ही है, चैनल को मैक्सिमम लोगों तक पहुंचाएं, शेयर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। सेकंड थिंग ये है गाइज कि आप लोग मुझे कमेंट नहीं करते हो बिल्कुल भी। वीडियोस के व्यूज आते हैं, मैं देख रही हूँ 100+ व्यूज है, लास्ट वीडियो पे भी 150 आई थिंक क्रॉस कर चुके हैं। बट गाइज बात ये है कि आप लोग कमेंट्स नहीं करते हो, तो कमेंट्स में इतनी कंजूसी क्यों करते हो, मतलब काहे को इतनी कंजूसी की जाए, है ना, जबकि बिल्कुल फ्री है कमेंट्स करना। तो आप लोग कमेंट्स करिए। आप लोग कमेंट करते हो ना तो होता क्या है, एक तो मुझे पता चलता है कि आप लोगों को कौन से टॉपिक में दिक्कत आ रही है, किस टॉपिक पे आप लोग क्वेश्चंस चाहते हो, किस टॉपिक की आप लोग थ्योरी चाहते हो, मेंटी भी अगर आप लोग चाहते हो। गाइज आप लोग कमेंट करिए, कमेंट करने में बिल्कुल भी कंजूसी नहीं करो। आप लोग कमेंट करोगे तो आप लोगों को उसी तरीके का कंटेंट मिलेगा जैसा आप लोग देखना चाहते हो। एंड मुझे भी पता चले कि बच्चों को क्या देखना पसंद आ रहा है। बच्चों को शॉर्ट्स वीडियो पसंद आ रही है, लेंदी वीडियो पसंद आ रही है, थ्योरी पसंद आ रही है, क्वेश्चन पसंद आ रहे हैं, या मतलब क्या लाइव क्लासेस, रिकॉर्डेड क्लासेस, क्या आप लोगों को पसंद आ रहा है। तो उसके बारे में मुझे कैसे पता चलेगा, आप लोगों के कमेंट से पता चलेगा। तो डोंट फॉरगेट टू डू अ कमेंट आफ्टर सीइंग द वीडियो, ठीक है। वीडियो देखने के बाद में सभी बच्चे कमेंट ड्रॉप करेंगे नीचे, मैं आप लोगों का कमेंट जरूर पढ़ूंगी, ठीक है। अब बात करते हैं मोड ऑफ रिप्रोडक्शन के बारे में। इसका पार्ट तो मैं बहुत जल्दी लेकर के आऊंगी, बस आप लोग कमेंट कर देना, और पीडीएफ भी आप लोगों को मिल जाएगी। प्रीवियस सेशन जो था इलेक्ट्रिसिटी का, उसकी पीडीएफ अभी तक नहीं मिली आप लोगों को, तो उसकी भी मिल जाएगी और इसकी भी मिल जाएगी, दोनों पीडीएफ आपको एक साथ मिल जाएगी। उसकी थोड़ा मेरे दिमाग से स्लिप हो गया था एकदम से, तो मैं डाल दूंगी उसकी पीडीएफ भी। आप लोगों ने कमेंट्स भी नहीं किए और मैसेज भी नहीं किए कि मैम पीडीएफ डालो, तो मेरे भी दिमाग से थोड़ा सा स्लिप हो गया, बट मैं डाल दूंगी इसकी पीडीएफ, ठीक है, और इसकी भी डाल दूंगी। और जो आपको हैंड रिटन नोट्स, गाइस सबसे बड़ी बात, हैंड रिटन नोट्स है मेरे पास में हर चैप्टर के। अगर आप लोग चाहते हो, इफ यू वांट कि मैं आप लोगों को हैंडमेड नोट सेंड करूं, तो उसके लिए कमेंट करना पड़ेगा। ज्यादा से ज्यादा कमेंट करो, वीडियो को लाइक करो, मैं आप लोगों को हैंडमेड नोट दूंगी जो कि बहुत इंटरेस्टिंग है, सिंपल लैंग्वेज में है, बहुत इंफॉर्मेटिव है, आप लोगों को बहुत इजीली समझ आ जाएगा उससे। तो उसके लिए भी आप लोगों को कमेंट करना है, तो डू कमेंट। चलिए मोड ऑफ रिप्रोडक्शन की बात करते हैं। सबसे पहला आता है फिजन। फिजन दो तरीके से होता है, बाइनरी फिजन और मल्टीपल फिजन। तो हम यहाँ पे बाइनरी फिजन की बात करेंगे सबसे पहले। बाइनरी फिजन कहाँ होता है, अमीबा में होता है। बाइनरी फिजन का मतलब क्या होता है, अमीबा देखो सॉरी, अमीबा की बहुत अच्छी सी स्टोरी है एक। क्या स्टोरी है अमीबा की, आप ऑलरेडी अगर आप लोग फर्स्ट टर्म में मुझसे पढ़े हो तो वहां भी आप लोगों ने अमीबा के बारे में काफी कुछ जान लिया होगा ना। लाइफ प्रोसेसेस चैप्टर के अंदर भी हमने अमीबा के बारे में बहुत कुछ पढ़ा था। अमीबा इज अ वेरी इंटरेस्टिंग ऑर्गेनिज्म। इसके बारे में आप लोग एक फैक्ट बताऊंगी मैं, लेकिन उसके लिए अलग वीडियो आएगी। अमीबा को लेकर फैक्ट्स बताने वाली हूँ मैं आप लोगों को, उसके लिए एक शॉर्ट वीडियो आएगी चैनल पे, वो आप लोग देख लेना। चलिए अभी देखिए अमीबा क्या होता है। एक अमीबा की सबसे अच्छी बात होती है कि अमीबा को बनाने के लिए ना हमें कुछ ज्यादा जद्दोजहद नहीं करनी पड़ती। बेचारे को कैसे भी बना दो, ऑर्गेनिज्म इतना सिंपल है ये कि इसको बनाना भी उतना ही सिंपल है, ठीक है। तो अमीबा को बनाने में ज्यादा टाइम तो लगता है नहीं। इट इज वेरी सिंपल टू ड्रॉ अमीबा। तो अमीबा को आपने ड्रॉ कर दिया। अब अमीबा क्या करता है, जो यहाँ पर आपको दिख रहा है ये है फूड, ये मैंने क्या मान लिया, ये है अमीबा का फूड। जब अमीबा अपना फूड कैरी करता है, जब इसको फूड लेना होता है तो अपना फूड क्या करता है, इनहेल करता है। इसको हम बोलते हैं स्यूडोपोडिया। जो ये फॉल्स लेग बनाता है ना, ये फॉल्स लेग बनाता है अपनी खाने को अपने अंदर लेने के लिए, तो उसको हम क्या बोलते हैं, स्यूडोपोडिया बोलते हैं। चलिए अब ये क्या करता है, ये इस खाने को इनटेक करेगा। जब ये खाने को इनटेक कर लेगा तो यहाँ पर ये इस तरीके से दो पार्ट में डिवाइड करेगा। जब दो पार्ट में डिवाइड करेगा उसके बाद में ये क्या होगा, ये न्यूक्लियर फिजन करता है। मतलब न्यूक्लियस जो है इसका वो अपने आप को डिवाइड करेगा कितने पार्ट्स के अंदर, दो पार्ट्स के अंदर। यहाँ पर मेरे पास में कितने अमीबा बन जाएंगे, दो अमीबा बन जाएंगे, ठीक है। फूड लेने तक की प्रोसेस तो मैंने आपको लाइफ प्रोसेसेस चैप्टर में भी बताई थी। आगे की थोड़ी सी कहानी समझने में दिक्कत आ रही थी आप लोगों को। तो फूड लेने के बाद में वो क्या करता है, अपने न्यूक्लियस को डिवाइड करता है। न्यूक्लियस को डिवाइड करने के बाद में मेरे पास में कितने अमीबा आएंगे, दो अमीबा
आ जाएंगे। तो इस तरीके से अब ये एक अमीबा से कितने अमीबा बने? 2। अब उस 2 से कितने बनेंगे? 4, 4 से 8, 8 से आगे, मतलब इस तरीके से इंक्रीज होता जाएगा, नंबर होता जाएगा, और अमीबा अपने आप को क्या करता है, अपनी स्पीशीज को इस तरीके से इंक्रीज करता है। तो होपफुली आप लोगों को ये चीज समझ में आ गई होगी कि अमीबा किस तरीके से रिप्रोडक्शन करता है। ये करता है बाइनरी फिजन, ठीक है, याद रखना आपको, बाइनरी फिजन। एंड प्लाज्मोडियम क्या करता है? मल्टीपल फिजन करता है, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं, ये आप देख लीजिए अमीबा की स्ट्रक्चर, ये है पेरेंट सेल। जब ये क्या करता है, अपने खाने को अपने अंदर ले लेता है, उसके बाद में न्यूक्लियस क्या करता है? डिवाइड करता है। जब ये डिवाइड करता है तो यहाँ पर इनका जो साइटोप्लाज्म है, साइटोप्लाज्म क्या होता है? सेल के अंदर प्रेजेंट होता है साइटोप्लाज्म। तो साइटोप्लाज्म अपने आप को डिवाइड करेगा। यहाँ से डिवाइड करने के बाद में 2 डॉटर सेल मेरे पास में बन जाएंगी। एक पेरेंट सेल से कितनी बनी? 2 डॉटर सेल बनी, 2 ही बनेगी। इसी को हम क्या बोलते हैं? बाइनरी फिजन। मल्टीपल फिजन क्या होता है? जब एक से बहुत सारी, मैनी डॉटर सेल्स जब बनती है ना, एक पेरेंट सेल से जब मैनी डॉटर सेल बनती है, बहुत सारी डॉटर सेल बनती है, तो उसको हम क्या बोलते हैं? मल्टीपल फिजन। जब एक से 2 डॉटर सेल्स बनती है तो उसको हम क्या बोलते हैं? बाइनरी फिजन। अमीबा कैसा करता है? अमीबा बाइनरी फिजन करता है। बात आ गई समझ में? विच मोड ऑफ रिप्रोडक्शन यूज्ड बाय अमीबा? बाइनरी फिजन। बहुत सिंपल है, मल्टीपल, प्लाज्मोडियम। गॉट इट? एज सिंपल एज कैन। तो बहुत ही सिंपल है। नेक्स्ट आता है गाइस बडिंग। अब बडिंग क्या होता है? एक एक करके सारे मोड की बात करेंगे। Organisms such as Hydra and yeast use regenerated cells for reproduction in process of budding. अब यहाँ पर है ना, रिप्रोडक्शन और बडिंग और फ्रेगमेंटेशन, तीन में बच्चों को मतलब भर भर के कंफ्यूजन। इवन बहुत सारे बच्चों के मुझे मैसेजेस आते हैं, पहले आते थे जब मैं पढ़ाती थी, अभी तो खैर मैंने चैप्टर ये लिया ही नहीं है। जब पहले मैंने चैप्टर ये करवाया था तो बहुत सारे बच्चों के कमेंट्स आते थे कि मैम हमें इनके बीच में कंफ्यूजन बहुत रहती है कि बडिंग क्या होता है, फ्रेगमेंटेशन क्या होता है और रिप्रोडक्शन क्या होता है। तो तीनों के बारे में बताऊंगी आज के बाद। इन तीनों के बीच की आप जो लोगों की जो कंफ्यूजन है वो होपफुली पूरे तरीके से खत्म हो जाएगी। तो हाइड्रा और ईस्ट क्या करते हैं? ये बडिंग प्रोसेस से अपना रिप्रोडक्शन करते हैं। हाइड्रा का नाम अगर आप लोग देखोगे तो रिजनरेशन में भी आता है और बडिंग में भी आता है। क्यों आता है? देखिए, बड क्या होता है, जैसे कि किसी भी कोई भी ऑर्गेनिज्म है जो उसका उभरा हुआ भाग होता है उसको हम क्या बोलते हैं? बड बोलते हैं। जो आउटर पार्ट होता है ना, उसी के अंदर से निकला हुआ, उसको हम बोलते हैं बड। जैसे कि आपने देखे होंगे आलू, प्याज, उनके अंदर क्या निकलते हैं? बहुत टाइम तक आलू उगने शुरू हो जाते हैं। अगर आप आलूओं को रख देते हो, बहुत टाइम तक आलू को रख दिया, भूल गए आप, प्याज को रख दिया, भूल गए, तो क्या करते हैं? वो खुद उगना शुरू हो जाते हैं, उनके अंदर बड्स निकलना स्टार्ट हो जाते हैं। आलू का देखा होगा आप लोगों ने, प्याज का देखा होगा, बहुत सारे बच्चों ने देखा होगा। तो आलू और प्याज क्या करते हैं? अपने आप को बड निकालना स्टार्ट कर, उनके बड जो है वो अपने आप से ग्रो करना शुरू कर देते हैं। हम जिसको बोलते हैं आम भाषा में कि आलू उग रहे हैं अपने आप ही, प्याज उग रहे हैं, ऐसे हम बोलते हैं। तो उनको हम बोलते हैं बड निकलना, वो होता है बड। आउटर पार्ट ऑफ एनी बॉडी इज नोन एज बड। ठीक है, बात आगे समझ में। अब क्या होता है, जब बड निकलने के बाद में किसी ऑर्गेनिज्म के अंदर उसके जो सेल्स हैं वो रिजनरेट करना स्टार्ट कर देते हैं। बड निकल गया, यहाँ पर आप लोग देखिए, ये मेरे पास में हाइड्रा है, इस हाइड्रा का यहाँ पर ये बड निकला है। ठीक है, अब ये जो बड है ये यूजिंग रीजनरेटेड सेल, ये क्या करना शुरू कर देंगे? ये जो ऑर्गेनिज्म है, जो ओरिजिनल ऑर्गेनिज्म है मेरे पास में, लाइक ये वाला, ठीक है, इसके रीजनरेटिंग सेल को यूज करना स्टार्ट कर देंगे। और ये रीजनरेटिंग सेल क्या करेंगे? इसको रिजनरेट करेंगे। रीजनरेट का आप हिंदी में मतलब समझ जाओ, दोबारा से जनरेट करना, मतलब कि वो इसको रिजनरेट करेंगे, दोबारा से इसको जनरेट करेंगे। तो ये जो बड है वो बढ़ना शुरू हो जाएगा, और बढ़ने के बाद में एक दिन इतना मैच्योर हो जाएगा कि ये अपने पेरेंट को छोड़ देगा और एक अलग स्पीशीज बन जाएगा। एक अलग ऑर्गेनिज्म, स्पीशीज तो नहीं बनेगा, एक अलग ऑर्गेनिज्म बन जाएगा, स्पीशीज तो वही रहेगा। तो यहाँ पर मेरे पास में कितने हाइड्रा हो गए? 2 हाइड्रा हो गए। अब देखिए रीजनरेटिंग सेल क्या होती है, जैसे कि छिपकली, लिजार्ड आपको पता है, स्नेक आपको पता है, अगर उनकी पूंछ काट दी जाए तो उनके बाद में वो मरते नहीं है। क्यों? क्योंकि कुदरत उनको नई पूंछ देती है ना। इफ यू कट अ टेल ऑफ अ लिजार्ड देन द टेल ऑफ लिजार्ड इज रीजनरेट बाय इटसेल्फ। ठीक है, वो अपने आप से रीजनरेट करेगी। तो उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? उसको हम बोलते हैं रीजनरेशन। तो रीजनरेटिंग सेल किसी किसी ऑर्गेनिज्म में प्रेजेंट होते हैं। हमारी बॉडी का ऐसा कौन सा पार्ट है जो अपने आप को रीजनरेट करता है? कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए
कि कौन सा हमारी बॉडी का पार्ट है जो रीजनरेट करता है अपने आप। तो इसका आंसर आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। बहुत सिंपल क्वेश्चन पूछा है मैंने कि हमारी बॉडी का कौन सा ऐसा पार्ट है जो अपने आप को रीजनरेट करता है। ठीक है, कमेंट करो फटाफट से। देखिए हाइड्रा, तो बडिंग होता क्या है, सेल डिवीजन फ्रॉम अ बर्ड दैट इज एन आइडेंटिकल कॉपी ऑफ इट्स सिंगल पेरेंट दैट सेपरेट्स फ्रॉम द पेरेंट बिकम इंडिपेंडेंट। तो क्या होता है, जो सेल डिवीजन है वो बर्ड के फॉर्म में सेल डिवीजन होना शुरू हो जाता है। ठीक है, और फिर वो रीजनरेटिंग सेल को यूज करके अपने पेरेंट्स के आइडेंटिकल फॉर्म को क्या करता है, कैरी करता है। जैसा पेरेंट है वैसा का वैसा उसका डॉटर सेल तैयार हो जाता है और एक दिन वो इतना मैच्योर हो जाता है कि वो अपने पेरेंट को छोड़ देता है कि अब मुझे तुम्हारी जरूरत नहीं है, कुछ कुछ वैसा। अब बात करते हैं फ्रेगमेंटेशन। फ्रेगमेंटेशन क्या होता है, चलो ये थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है। फ्रेगमेंटेशन और बडिंग, बड तो मैंने बता दिया कि जब बड निकलता है रीजनरेटिंग सेल को यूज करता है और वो अपने आप को क्या करता है, इंक्रीज करता है, अपने आप को ग्रो करता है और उसके बाद में वो बिल्कुल आइडेंटिकल अपने पेरेंट जैसा बन करके अपने पेरेंट को छोड़ देता है और एक नया ऑर्गेनिज्म बन जाता है। अब फ्रेगमेंटेशन क्या होता है, फ्रेगमेंटेशन होता है, प्लेनेरिया करता है फ्रेगमेंटेशन। प्लेनेरिया क्या है, एक ऑर्गेनिज्म है, एक स्पीशीज है। अब यहाँ पर आपको दिख रहा है ये एक प्लेनेरिया है मेरे पास में, इसको 3 पार्ट में कट कर दिया गया, कर दिया भाई, ठीक है। अब इसको जब मैंने 3 पार्ट में कट कर दिया तो तीनों ही पार्ट क्या यूज कर रहे हैं, रीजनरेटिंग सेल यूज कर रहे हैं। क्या यूज कर रहे हैं, रीजनरेटिंग सेल्स को यूज करके यहाँ पर रीजनरेट कर रहे हैं 3 अलग अलग पार्ट्स के अंदर। मतलब एक प्लेनेरिया से कितने प्लेनेरिया बन गए मेरे पास में, 3 प्लेनेरिया मेरे पास में बन गए। क्यों, क्योंकि ये कटकर अलग अलग पार्ट में टूट चुके थे और जैसे ही अलग अलग पार्ट में टूटे, अलग अलग पार्ट ने अपना क्या करना शुरू कर दिया, रीजनरेटिंग सेल को यूज करना शुरू कर दिया और रीजनरेट करके 3 अलग अलग ऑर्गेनिज्म बन गए। बात आ गई समझ में। तो कुछ इसी तरीके से होता है प्लेनेरिया के अंदर। अब रीजनरेशन क्या है, रीजनरेशन कुछ अलग नहीं है, रीजनरेटिंग सेल्स होती हैं जो किसी किसी ऑर्गेनिज्म में पाई जाती हैं। अब या तो बर्ड के फॉर्म में रीजनरेट करे या फिर वो अलग अलग टूटे हुए पार्ट्स के फॉर्म में रीजनरेट करे, वो कैसे भी रीजनरेट कर सकता है। ठीक है, तो दोनों ही आपको मेथड याद रखने हैं। बडिंग और फ्रेगमेंटेशन दोनों में रीजनरेशन यूज हो रहा है लेकिन दोनों रीजनरेटिंग है नहीं। ठीक है, प्लेनेरिया रीजनरेशन नहीं करता है, हाइड्रा रीजनरेशन नहीं करता है, वो रीजनरेटिंग नहीं यूज कर रहे हैं, वो अपने अपने मोड ऑफ रिप्रोडक्शन यूज कर रहे हैं, लेकिन दोनों में रीजनरेशन हो रहा है, सेल्स अपने आप को रीजनरेट कर रही हैं। तो ये वाली बात आप लोगों को थोड़ा सा ध्यान रखनी पड़ेगी। बात आ गई समझ में। आज के बाद बड, फ्रेगमेंटेशन और रीजनरेशन, इन तीनों में कंफ्यूज नहीं होना है। ओके, ये देखो एक बार, ये बहुत ही प्यारी सी वीडियो है जिससे आप लोग काफी कुछ समझ में आ रहा है। एक ने 2 पार्ट में अपने आप को कट किया, उसके बाद दोनों ने अपनी अपनी रीजनरेशन पावर का यूज किया और अपने आप को रीजनरेट किया और 2 अलग अलग ऑर्गेनिज्म बन गए। ठीक है, एंड गाइज आप लोगों को ये वीडियो कैसी लग रही है और ये आप लोगों को मेरी जो पीपीटी है ये सब कुछ पसंद आ रहा है कि नहीं आ रहा है, मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। कुछ अलग ट्राई किया है इस बार मैंने कि आप लोगों को थोड़ा ज्यादा इंटरेस्टिंग वे में मैं समझाऊं चीजों को, जिप्स के थ्रू, वीडियोस के थ्रू, पिक्स के थ्रू। थ्योरी पार्ट में हम ज्यादा नहीं घुस रहे हैं क्योंकि थ्योरी तो फिर भी आप लोग रट लेते हो, पर जब तक आपको चीजें समझ में नहीं आएंगी ना तब तक बात नहीं बनेगी। अगर एक बार समझ में आ गई तो थ्योरी को याद करना उतना मुश्किल नहीं होता है। तो क्या आप लोगों को मेरा जो ये वे है ये इंटरेस्टिंग लग रहा है, वे ऑफ इंटरेक्शन जो मैं यूज कर रही हूँ आपको कैसा लग रहा है, डू लेट मी नो इन द कॉमेंट सेक्शन। अब बात करते हैं वेजिटेटिव प्रोपेगेशन की। वेजिटेटिव प्रोपेगेशन क्या होता है, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन ऑल्सो नोन एज वेजिटेटिव प्रोपेगेशन, वेजिटेटिव मल्टीप्लीकेशन और क्लोनिंग। तो क्लोन बनता है, इधर भी क्लोन, हर एसेक्सुअल में क्लोन ही बनता है। इज एनी फॉर्म ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, एनी फॉर्म, एसेक्सुअल की कोई फॉर्म है, अकरिंग इन प्लांट्स, ये प्लांट्स में अगर करती है, इन विच अ न्यू प्लांट ग्रो फ्रॉम अ fragment or cutting of the parent cell or specialized reproductive structures which are sometimes called vegetative propagules। अभी देखो इसको ध्यान से समझो, इसमें यहाँ पर ऐसा क्यों लिखा है कि एनी फॉर्म, एनी फॉर्म इसलिए लिखा है कि वेजिटेटिव प्रोपेगेशन को हम सिर्फ वेजिटेबल्स या इसके फ्लावर्स, फ्रूट्स, इनसे हम कनेक्ट कर रहे हैं, लेकिन ये कोई भी मेथड यूज कर सकते हैं रिप्रोडक्शन के लिए। लाइक ये बड का यूज कर सकते हैं, ये फ्रेगमेंटेशन का यूज कर सकते हैं, दोनों ही पार्ट्स को यूज किया जाता है। क्योंकि अगर आपने देखा हो कि गुलाब के पौधे को कैसे ग्रो करवाया जाता है, तो गुलाब के पौधे को हम उसका पौधा, मतलब गुलाब का जो फूल है हम उसी को काट करके उसको अगर हम ग्रो करेंगे तो एक नया गुलाब का पौधा बन जाएगा। आलू कौन सी प्रोसेस को यूज करता है, पोटैटो, अनियंस, ये बड प्रोसेस को भी यूज करते हैं और अपने आप को ग्रो करवाने के लिए। तो इस तरीके से है ना,
आलू से ही आलू को उगाया जाता है, आप लोगों को अगर पता है तो। ये देखिए वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन किस तरीके से किया जाता है। यहाँ पर मेरे पास में एक प्लांट पे 2 फूल आए, एक फूल को कट करके हमने दूसरे अगर गमले में लगा दिए, दूसरे हमने पॉट में लगाया, तो वहां पर दूसरा एक पौधा तैयार हो गया। ठीक है, तो इसी को हम बोलते हैं वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। जब अपने ही पार्ट से कोई नया पौधा ग्रो करता है उसको हम वेजिटेटिव प्रोपेगेशन या वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन बोलते हैं। गॉट इट? आगे बात समझ में? तो ये देख लीजिए आप लोग, इस पिक्चर से आप लोगों को काफी कुछ समझ में आएगा। ये मेरे पास में एक मेन प्लांट है। मेन प्लांट का क्या किया गया, यहाँ पर इसकी जो ये आपको दिख रहा है, ग्रो आउट फ्रॉम एट बड एट द बेस ऑफ द मेन स्टीम, यहीं से बड निकलना स्टार्ट हो गया और ये बड जो है ये अपने आप को ग्रो करेगा। अगर बड का हम यूज नहीं लेते हैं रूट्स के थ्रू, ठीक है, तो यहाँ पर ये नया मेरे पास में क्या बन जाएगा, एक पौधा बन जाएगा बड से। ठीक है, तो ये कोई भी प्रोसेस को यूज कर सकते हैं, बड का, स्टीम का या फिर फ्लावर का, उस तरीके से। गॉट इट? नेक्स्ट एंड लास्ट है हमारे पास में स्पोर फॉर्मेशन। स्पोर्स क्या होते हैं? स्पोर्स होते हैं जो आपने अगर गेंदे के फूल पे देखे होंगे आप लोगों ने, जो छोटे छोटे स्पोर्स होते हैं ना, उनको बोलते हैं। तो उनसे भी रिप्रोडक्शन किया जाता है। किस तरीके से किया जाता है आपको भी एक वीडियो दिखाऊंगी, उससे आप लोगों को ज्यादा क्लियरली समझ में आएगा। स्पोर फॉर्मेशन इज अ मेथड इन asexual reproduction. Many spores are stored in sacs called sporogia. When Sporgania burst, minute single called thick or thick wall structures called spores are obtained. अंडर स्टेबल कंडीशन दे डेवलप इनटू अ न्यू प्लांट। तो क्या होता है, एक प्लांट जो है वो अपने स्पोर्स को क्या करता है, अपने स्पोर्स को इकट्ठा करता है। जैसे ही उन स्पोर्स को एक कंडीशन मिलती है, सुटेबल कंडीशन अपने आप को ग्रो करवाने वाली, कि वो इसी कंडीशन में ग्रो कर सकते हैं। लाइक कई जो प्लांट्स हैं वो सर्दी में ग्रो करते हैं, कई धूप में ग्रो करते हैं, कई एक्सेस वाटर में ग्रो करते हैं, कई बहुत मिनिमम वाटर में ग्रो करते हैं। तो अपनी अकॉर्डिंग, अपनी सुटेबल कंडीशन जब भी उनको मिलती है तो वो स्पोर्स क्या करते हैं, ग्रो करना शुरू कर देते हैं। बहुत सारे स्पोर्स हैं वो किसी किसी प्लांट में इकट्ठे होकर के रह जाते हैं। ठीक है, वो ये नहीं है कि स्पोर्स इकट्ठे और उन्होंने ग्रो करना शुरू कर दिया, ऐसा नहीं होगा। जब उनको एक सुटेबल कंडीशन मिलेगी वो तभी ग्रो करेंगे, अदरवाइज वो ग्रो नहीं करेंगे। ठीक है गाइस, इसका एग्जांपल है हमारे पास में राइजोपस। अब देखिए यहाँ पर ये स्पोर्स है, यहाँ पर ये इकट्ठे हो रहे हैं। देखिए आप लोग, जिससे आप लोग काफी क्लियरली समझ पा रहे हैं कि यहाँ पर स्पोर्स इकट्ठे हो चुके थे। जब इनको सुटेबल कंडीशन मिली तो ये एक प्लांट के फॉर्म में क्या कर गए, ग्रो कर गए। बात आ गई समझ में? जैसे इनको अपनी सुटेबल कंडीशन मिलेगी तभी ग्रो कर पाते हैं, अदरवाइज ये ग्रो नहीं करेंगे। तो स्पोर्स प्लांट के अंदर इकट्ठा होकर के रह जाते हैं उनकी जड़ों के अंदर, और जैसे उनको सुटेबल कंडीशन मिलता है या तो जड़ों के अंदर या फूल पत्तियों के अंदर या उनकी स्टेम के अंदर, वो इकट्ठे होकर के रह जाते हैं। वैसे फ्लावर के जो आउटर पार्ट होता है ना, उस पर ये मोस्टली क्या करते हैं, इकट्ठा होकर के रह जाते हैं। ठीक है, सो या दैट्स इट फॉर टुडे। आज के लिए इतना ही करते हैं। आज की वीडियो बहुत छोटी रखी है मैंने। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस सेशन गाइस। वीडियो पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड कमेंट करें, एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माय चैनल। एंड गाइस वीडियो को मैक्सिमम टू मैक्सिमम आप लोग लाइक करिए, इसको मैक्सिमम लोगों तक शेयर कीजिए, मैक्सिमम व्यूज लेकर के आइए इसके ऊपर। ये आप लोगों की ड्यूटी है। देखो मैंने वीडियो बना दी, मेरी ड्यूटी यहीं पे खत्म हो जाती है कि मैंने आप लोगों के लिए क्वालिटी ऑफ कंटेंट मैंने आपको दे दिया है, आपके लिए क्वालिटी ऑफ कंटेंट मैं लेकर के आ गई हूँ। अब आगे की ड्यूटी आप लोगों की बनती है कि आप लोग इसको मैक्सिमम लोगों तक शेयर करें, जिसको इस वीडियो की जरूरत है उस तक वीडियो पहुंचाए। अगर वीडियो से रिलेटेड आप लोगों के मन में कोई भी डाउट्स आते हैं तो डोंट शाई टू बी कमेंट, आप कमेंट करिए, डोंट शाई टू डू कमेंट। आप लोग आराम से कमेंट करिए, कोई दिक्कत नहीं है, मैं आप लोगों को डेफिनेटली रिप्लाई दूंगी। आप लोगों को चीजें क्लियरली समझ आनी चाहिए, है ना, तो कोई दिक्कत नहीं है। आप लोगों को जैसे भी कुछ प्रॉब्लम रहता है तो आप लोग मुझे कमेंट करिए पीडीएफ के लिए, एंड हैंडमेड नोट्स अगर आपको चाहिए तो भी आप कमेंट करिए। एंड गाइस कमेंट में कंजूसी नहीं करना है, ठीक है, कमेंट करिए, मैं सब लोगों के कमेंट्स पढ़ती हूँ। ओके, सो या दैट्स इट फॉर टुडे, बाय बाय, टेक केयर, मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय। तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उसके साथ सूर्य नमस्कार करो या फिर अनुलोम विलोम, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए।